नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हिंदी स्टडी में। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। आज हम देखेंगे आधुनिक काल के वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन जो PYQ हैं, तो उनको हम करेंगे। क्योंकि जो क्वेश्चन हम लास्ट ईयर क्वेश्चन अगर एग्जाम के करते हैं तो उसमें से 50% से ज़्यादा तो क्वेश्चन रिपीट होते हैं और एक आधार पता चलता है। इसीलिए मेरे क्वेश्चन कराने का मकसद यही है कि अब जैसे कुछ कहते हैं कि वो कहाँ से कि क्वेश्चन कैसे है कि बुक में से देखे हुए क्वेश्चन तो कोई भी करा दें, ये एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन। अच्छा एक बात बताओ, एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन जो हैं एक्सपर्ट बनाते हैं क्वेश्चनों को, तो वही क्वेश्चन तो अच्छे होंगे। तो मतलब वो भी तो चुनिंदा क्वेश्चन होते हैं, उन क्वेश्चनों को छोड़ के आप तैयारी कैसे अच्छी समझ सकते हो अपनी। ठीक है, तो उन क्वेश्चनों को कभी नहीं छोड़ना। आप तुम किसी भी चीज़ की तैयारी कर रहे हो, ठीक है, छोटे स्तर से बड़े स्तर की किसी भी तैयारी कर रहे हो, तो अगर तुमने लास्ट ईयर क्वेश्चन नहीं देखे तो उसमें बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। ठीक है, तो लास्ट ईयर क्वेश्चन कहीं के भी आप पढ़ने वाले हो, किसी भी स्टेट से हो, तो लेकिन लास्ट ईयर क्वेश्चन जरूर करोगे। और हिंदी के लिए अगर यूपी में हिंदी अलग है, राजस्थान में या मतलब पंजाब में, हरियाणा में, हिमाचल में, तो वहाँ की हिंदी कोई अलग थोड़ी है, सब जगह की हिंदी एक ही है। ठीक है, क्वेश्चन पूछने का तरीका अलग अलग है थोड़ा सा, लेकिन क्वेश्चन वही है। तुम पेपर वहाँ के उठा के देखना और यहाँ के कि मतलब कितनी चीज़ें आपस में मिलती जुलती होती हैं। इसलिए एक चीज़ का ध्यान रखना, पेपर कहीं का भी हो उसे मन से और अच्छे से करना। जो चीज़ तुम्हें समझ में ना आए और तुम्हें कहीं देखने को मिल रही तो कॉपी पेन भी हमेशा अपने साथ रखना, उसे नोट करते चलना। क्योंकि अगर वो निकल जाती है तो तुम ढूंढोगे तो वे दोबारा तुम्हें वो वापस नहीं आती। कि अगर कहीं से तुमने वो क्वेश्चन देखा और तुमने सोचा कि ये क्वेश्चन का आंसर क्या, तो वो दोबारा नहीं मिलेगा। अगर लिखा हुआ है तो तुम अपनी कॉपी को उसे देख सकते हो। एक कॉपी ऐसी बना लो कि जिसमें कहीं भी पढ़ रहे हो उसमें क्वेश्चन नोट करते चलो। देखना एक दिन वो इतनी मोटी कॉपी हो जाएगी खुद में ही कि मतलब इतने क्वेश्चन आपके पास इकट्ठे हो जाएंगे एक एक करके कि मतलब जैसे निचोड़ आ गया आपके पास क्वेश्चन होगा। ठीक है, कोई भी चीज़ मतलब नहीं लग रही तो उसे तुरंत अपना नोट जरूर कर लो कहीं भी। स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास। मेरा बताने का सिर्फ यही मकसद था यहाँ कि मैं ये बताना चाह रही थी कि तुम ये मत सोचो कि हिंदी वहाँ की यहाँ की अलग है। कहीं के भी क्वेश्चन पेपर मिल जाए, कहीं की भी कुछ मिल जाए, लेकिन अपने सब्जेक्ट के होने चाहिए, वो सभी लगाओ। ठीक है, सभी करो अपने क्रम भाई। स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास। और आप मेरे चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को क्लिक कर लेना, जिससे आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मैं इसलिए सब्सक्राइब करने के लिए कहती हूँ चैनल को। अगर मैं जैसे कम्युनिटी बॉक्स में क्वेश्चन डाल रही हूँ कुछ हो, तो वो अगर तुमने कर रखे है चैनल सब्सक्राइब तो आसानी से मतलब वो पहुँच जाते हैं। अरे नहीं तो वो आपकी मर्जी, जैसे आपकी इच्छा। ठीक है, अच्छा लगे तब करना, नहीं तो कोई बात नहीं। इसी लाइक करने से भी यह है कि मुझे एक मोटिवेशन मिलता है कि जैसे कहते हैं ना, अंदर से प्रेरणा मिलती है। अभी प्रेरणा मतलब प्रेरित होती हूँ कि हाँ अच्छी वीडियो बनाऊँ, ये करूँ कि हाँ इसका मतलब आप पसंद करते हो। तो मतलब ये होता है, ऐसा कुछ नहीं यार, और कुछ नहीं है इसमें। ठीक है, स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास। भारतेंदु का खड़ी बोली में रचित कविताओं का संग्रह किस नाम से प्रसिद्ध है? तो भारतेंदु का जो खड़ी बोली में रचित कविताओं का संग्रह किस नाम से प्रसिद्ध है? वो है फूलों का गुच्छा। एक इनकी फूलों का गुच्छा और दशरथ विलाप दोनों रचनाएं खड़ी बोली में हैं। भारतेंदु ने जो मतलब कविताएं तो लिख रहे थे ब्रजभाषा में, वो उसमें ब्रजभाषा में, लेकिन उन्होंने क्या है खड़ी बोली में मतलब शुरुआत करी थी लिखने की, लेकिन वो इतनी मतलब लिख नहीं पाए खड़ी बोली में। लेकिन द्विवेदी युग में जो आए, तो द्विवेदी युग में मतलब जैसे गद्य की भाषा तो थी खड़ी बोली, लेकिन काव्य की भाषा भी खड़ी बोली हो गई थी द्विवेदी युग में। सबसे बड़ी विशेषता यही हुई द्विवेदी युग की। ठीक है, अब हम जब आधुनिक काल पढ़ रहे हैं तो आधुनिक काल के बारे में भी थोड़ा सा जान लेते हैं कि आधुनिक काल को आधुनिक काल किसने कहा? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, अगर पूछे तो। अब परिवर्तन काल किसने नाम दिया आधुनिक काल को? तो वो दिया था मिश्र बंधु ने। और आधुनिक काल को गद्य काल किसने कहा? तो वो कहा था गद्य काल रामचंद्र शुक्ल जी ने। इस तरह से। और आधुनिक काल के अंतर्गत हम किसे किसे पढ़ेंगे? भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावाद युग, प्रगतिवाद युग, प्रयोगवाद और नई कविता। और छायावाद युग के मतलब बाद ही जैसे उत्तर छायावाद के नाम से पढ़ेंगे। उसमें उत्तर छायावाद युग में दो धाराएं चली थी, एक तो थी प्रणयमूलक व्यक्तिक काव्य धारा और एक थी सांस्कृतिक काव्य धारा। अगर पूछा जाए एग्जाम में कि छायावाद के समानांतर कौन सी काव्य धारा चली, तो वो थी यही कि प्रणयमूलक काव्य धारा और मतलब एक सांस्कृतिक काव्य धारा। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे इनका समय भी बताते चलूंगी। जैसे समय भी पूछ लेते हैं ना, कि वो भी याद रखना कि जब भारतेंदु युग का समय क्या है,
ठीक है, तो आप या तो नोट कर लो या देख लेना कि भारतीय हिंदू युग का समय है 1868 ईस्वी से 1900 ईस्वी, और द्विवेदी युग का समय है 1900 ईस्वी से 1918 ईस्वी, छायावाद युग का समय है 1918 ईस्वी से 1936 ईस्वी, प्रगतिवाद का समय है 1936 से 1943 ईस्वी, या प्रयोगवाद का समय है 1943 ईस्वी से 1953 ईस्वी। ठीक है, आगे देखते हैं। उद्धव शतक में छंद है, तो उद्धव शतक किसकी रचना है? ये जगन्नाथ दास रत्नाकर की रचना है, और इसमें कितने छंद हैं? 116 छंद हैं। एक सत्यनारायण कविरत्न और उद्धव शतक, मतलब जगन्नाथ दास रत्नाकर, ये दो लेखक ऐसे थे जो द्विवेदी युग में, जब मतलब काव्य की भाषा खड़ी बन चुकी थी, तब भी ब्रज भाषा में रचनाएं की है इन्होंने। गोल्ड स्मिथ की कृति ट्रेवल का अनुवाद किसने किया? तो गोल्ड स्मिथ की जो रचना है ट्रेवल, इसका अनुवाद किसने किया? तो वो किया था किसने? श्रीधर पाठक ने। और ट्रेवल का अनुवाद इन्होंने किस नाम से किया था? श्रांत पथिक के नाम से। अब इन्होंने गोल्ड स्मिथ की 3 रचनाएं हैं जिनका इन्होंने अनुवाद किया था। एक तो है इनकी एकांतवासी योगी, ठीक है, जो हरमिट थी गोल्ड स्मिथ की रचना, उसका इन्होंने अनुवाद किया था एकांतवासी योगी की नाम से, और उसकी भाषा क्या थी? खड़ी बोली। एक है उजड़ ग्राम, जिसका इन्होंने मतलब डिसेंडेंट विलेज है जो गोल्ड स्मिथ की रचना है, उसका उजड़ ग्राम नाम से किया, तो वो किस भाषा में है? वो ब्रज भाषा में। एक श्रांत पथिक, ये तो इसमें दे रखी। एक ऋतु संहार है, वो है कालिदास की रचना। हाँ, एक रचना और पूछी गई थी इनकी श्रीधर पाठक की, वो थी कौन सी? गडरिया और दार्शनिक। ये किसकी मतलब रचना है? तो ये गडरिया और दार्शनिक रचना है श्रीधर पाठक की, और ये अनुदित रचना है इनकी, मतलब किसी की रचना का अनुवाद किया इन्होंने। ठीक है, तो रचना थी ये ग्रे की, और मूल रचना कौन सी थी? शेफर्ड एंड फ्लोस्वर। आगे देखते हैं। त्रिशूल उपनाम किसका है? तो त्रिशूल उपनाम किसका है? गया प्रसाद शुक्ल सनई का। और प्रकृति के सुकुमार कवि किसे कहा जाता है? सुमित्रा नंदन पंत को। ब्रज कोकिल के नाम से प्रसिद्ध है, तो ब्रज कोकिल के नाम से कौन प्रसिद्ध है? तो वह है सत्यनारायण कविरत्न। निराला कृत राम की शक्ति पूजा की रचना का आधार ग्रंथ है, तो राम की मतलब निराला की जो रचना है राम की शक्ति पूजा, उसकी रचना का आधार क्या है? तो यह कृत्तिवास रामायण जो बंगला में थी, क्योंकि जो निराला जी हैं वो भी तो बंगाल के थे ना, बंगाल के महिषादल नामक गांव में मतलब उनका जन्म हुआ था। दुखी जीवन की कथा रही क्या कहूँ आज जो नहीं कही, उपर्युक्त पंक्तियाँ किस कविता से उद्धृत हैं? तो दुखी जीवन की कथा रही क्या कहूँ आज जो नहीं कही, ये पंक्तियाँ हैं सरोज स्मृति से। और किसकी पंक्तियाँ हैं? ये निराला जी की पंक्ति हैं, और उनकी बेटी थी सरोज, उसी के वियोग में उन्होंने ये रचना की थी। राम की शक्ति पूजा, कुकुरमुक्ता, तुलसीदास, ये मतलब सभी रचनाएं किसकी हैं? निराला जी की। भारत भारती लिखने में उर्दू के किस ग्रंथ की प्रेरणा थी? तो भारत भारती में लिखने में मतलब उर्दू के किस ग्रंथ की प्रेरणा थी? वो थी मुसद्दे हाली। ठीक है, और भारत भारती किसकी रचना है? ये है मैथिली शरण गुप्त की रचना। अगर पूछा जाए ऑप्शन में देखें कि मैथिली शरण गुप्त की मतलब ख्याति का आधार क्या है इस तरह से, तो क्या होगा? वो होगा भारत भारती। उज्ज्वल वरदान चेतना का सौंदर्य जिसे सब कहते हैं, ये पंक्ति कमायनी के किस सर्ग से है? तो ये कमायनी के लज्जा सर्ग से हैं। सबसे ज़्यादा पंक्तियाँ जो लज्जा सर्ग से ही पूछी जाती हैं कमायनी की। और श्रद्धा किसका प्रतीक है? श्रद्धा हृदय का प्रतीक है, मनु मन का प्रतीक है, और ईडा बुद्धि का प्रतीक है, कुमार मानव का प्रतीक है। इस तरह से ये प्रतीक भी पूछे जाते हैं कमायनी के। समस्या पूर्ति किस युग की विशेषता है? तो समस्या पूर्ति किस युग की विशेषता है? ये भारतीय हिंदू युग की विशेषता है। और द्विवेदी युग की विशेषता क्या है? द्विवेदी युग में थी इतिवृत्तात्मकता। और छायावाद में क्या? रहस्यवाद है। और प्रगतिवाद में क्या है? मतलब प्रगतिवाद में मतलब मार्क्सवाद का भौतिक द्वंद्वात्मक जो था ना, कि वो क्या जैसे गरीब और शोषित और शोषण का, इस तरह से जो प्रगतिवाद में द्वंद्व था। जयशंकर प्रसाद कृत उर्वशी किस विधा की रचना है? तो जयशंकर प्रसाद कृत उर्वशी किस विधा की रचना है? तो ये चंपू काव्य है। और उर्वशी एक रचना किसकी है? रामधारी सिंह दिनकर की, जिस रचना पर उन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। काम मंगल से मंडित श्रेय सर्ग इच्छा का है परिणाम।
परिणाम तिरस्कृत कर उसको तुम भूल बनाते हो असफल बबदाम। उपर्युक्त काव्य पंक्तियाँ कामायनी के किस सर्ग से हैं? तो ये कामायनी के किस सर्ग से हैं? श्रद्धा से हैं। भारतेंदु युग का कौन सा कवि पुष्टि मार्ग में दीक्षित था? तो भारतेंदु युग का कौन सा कवि पुष्टि मार्ग में दीक्षित था? वो थे भारतेंदु हरिचंद। देखो भारतेंदु हरिचंद मात्र 35 वर्ष जिए। 35 वर्ष तक इस टाइम अब मतलब नौकरी ढूंढते रहते हैं बेरोजगार होकर, ठीक है, लेकिन 35 वर्ष की उम्र में इतना बड़ा काम कर गए कि एक युग का नाम अपने नाम पर दे गए भारतेंदु। हमें तो अपने जो मतलब ये इतिहासकार हैं इनसे ही नाम लेखक हैं इनसे ही मतलब प्रेरणा लेनी चाहिए कि मतलब कितना कुछ संघर्ष किया है इन लोगों ने। हमें कभी भी ना जैसे हम तैयारी करते हैं ना तो कई बार मायूसी आ जाती है और हम ये भी सोचते हैं ये होशियार है पढ़ने में, हम कम होशियार। कोई होशियार नहीं है, कम नहीं। ये चीज़ ध्यान रखो हमेशा कि एग्ज़ाम टाइम पे कौन स्वस्थ रहेगा, कौन उस टाइम तक अपना अच्छा सा काम कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। कई बार अच्छे से तैयारी करने वाले भी रह जाते हैं अगर मान लो बीमार पड़ गए तो किसी वजह से। तो इसलिए अच्छे से तैयारी करो और स्वास्थ्य का भी ध्यान रखो अपना। और होशियार और मतलब कमज़ोर कुछ नहीं होता, लेकिन जो अभ्यास और प्रयास बराबर करते हैं ना तो उन्हें कोई परेशानी नहीं आती। छोटे छोटे क्वेश्चन नहीं है जो कि मतलब आगे तक ही पहुंचाते हैं। आप कुछ 8 मतलब 10-20% समझ लो क्वेश्चन ऐसे आते हैं कि मतलब इधर उधर हो जाते हैं, उसमें भी 2-4 अच्छे लग जाए ना, ठीक है, मतलब जैसे कहते हैं ना किसी का ना अच्छा लग था तो वो बस उसमें ही वो हो जाता है। और अपने याद आए हुए अगर क्वेश्चन तुम्हारे गलत हो जाते हैं ना तो बहुत ज़्यादा गड़बड़ हो जाता है। आगे देखते हैं, बकरी विलाप किसकी काव्य कृति है? तो बकरी विलाप किसकी काव्य कृति है? भारतेंदु हरिचंद की रचना है। और बकरी रचना किसकी है? सर्वेश दयाल सक्सेना की रचना है। हिंदी में स्वच्छंदतावाद का कवि कौन कहा जाता है? तो हिंदी में स्वच्छंदतावाद का कवि कौन कहा जाता? श्रीधर पाठक को कहा जाता है। और खड़ी बोली हिंदी के प्रथम स्वच्छंदतावादी कवि कौन है? श्रीधर पाठक है। आगे देखते हैं, राम की शक्ति पूजा की रचना कब हुई? तो राम की शक्ति पूजा की रचना कब हुई? 1936 में हुई। और ये किसकी रचना है? निराला की रचना, और निराला ने इसमें शक्ति का आह्वान किया है। निम्नलिखित में से किस कवि का संबंध नवगीत विधा से नहीं है? तो नवगीत विधा से किसका संबंध नहीं है? तो वो गिरधर राठी का नहीं है, कुमार रविंद्र का है, वीरेंद्र मिश्र का नवगीत विधा से संबंधित है, और महेश्वर तिवारी का। तो इसमें ऑप्शन बी सही होगा। निम्नलिखित में से मैथिली शरण गुप्त की कौन सी रचना नायिका प्रधान नहीं है? तो इसमें से कौन सी रचना है मैथिली शरण गुप्त की नायिका प्रधान नहीं है? पंचवटी। पंचवटी मैथिली शरण गुप्त की रचना है जो मतलब नायक प्रधान है। इसका नायक कौन है? लक्ष्मण है, ठीक है। यशोधरा, यशोधरा में गौतम बुद्ध के मतलब की पत्नी है यशोधरा, उससे संबंधित है। और साकेत में उर्मिला है। और विष्णुप्रिया ये चैतन्य महाप्रभु की पत्नी है जिनके बारे में दिया गया। आगे देखते हैं, रत्नाकर शब्द किस कवि के साथ जुड़ा है? तो रत्नाकर नाम किस कवि के साथ जुड़ा है? तो ये है जगन्नाथ दास रत्नाकर के साथ। एक वीडियो में थोड़ा सा जो मेन पूछे आते हैं ना कि उपनाम किसका क्या है, जैसे ठीक है कि रसा उपनाम से कौन रचना करते थे और भारतेंदु किस नाम से रचना करते थे उर्दू में, नवाब मतलब रसा उपनाम से, इस तरह से। तो वो मतलब एक वीडियो बनाऊंगी जिसमें उपनाम भी हो जाए, ठीक है। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा काव्य संग्रह रामेश्वर बहादुर शमशेर बहादुर सिंह का नहीं है? तो इसमें से शमशेर बहादुर सिंह का नहीं है, वो कौन सा? आज अभी आँखों से। तो आज अभी आँखों से इनका नहीं है। कुछ कविताएं, कुछ और कविताएं, काल तुमसे होड़ है मेरी, ये तीनों रचनाएं किसकी हैं? शमशेर बहादुर सिंह की रचनाएं हैं। और ये रचना किसकी है? केदारनाथ सिंह की। जगत सच्चाई सार कविता के रचयिता हैं। तो जगत सच्चाई सार कविता किसकी है? श्रीधर पाठक की रचना है। प्रयाग रामागमन के लेखक हैं। तो प्रयाग रामागमन के लेखक कौन है? प्रेमघन है, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन, ये इनका उपनाम है। और ये भारतेंदु युग के कवि हैं। और भारतेंदु युग के कवियों की विशेषता सबसे बड़ी क्या थी कि भारतेंदु युग के जो कवि थे वो किसी न किसी पत्र से जुड़े हुए थे। क्वेश्चन पूछते हैं कि किस युग के कवि थे जो पत्र पत्रिकाओं से जुड़े थे, तो वो भारतेंदु युग के थे। भारतेंदु युग में सबसे बड़ा काम तो यही हुआ कि मतलब एक आम आदमी तक जाने की कोशिश करी, अपनी भाषा में पत्रों का प्रकाशन करवाया उन्होंने। मतलब
एक कहते हैं ना, एक जगाने का काम, पब्लिक को जगाने का काम करा, तो तभी तो भारतेंदु युग को क्या कहते हैं, पुनर्जागरण काल कहते हैं, क्योंकि एक तरह से उन्होंने मतलब इतना बड़ा काम करा है। आगे देखते हैं। मौन भी अभिव्यंजना देता है, जितना तुम्हारा सच है उतना ही कहो। मौन के इस रचनात्मक संदर्भ की अभिव्यक्ति आज्ञा ने अपनी किस काव्य कृति में की है, तो ये कही है इंद्रधनुष के रोंदे हुए। ये सारी रचनाएं किसकी हैं, आज्ञा की। पहले में सन्नाटा बुनता था, आंगन के पार द्वार, हरी घास पर छड़ब, ये सब किसकी रचना है, आज्ञा की रचना है। अब प्रयोगवाद के प्रवर्तक कौन है, आज्ञा है। द्विवेदी युग नामकरण किया गया है, तो द्विवेदी युग नामकरण किसके नाम के किया गया है, महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर। निम्नलिखित में से कौन सी रचना अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद की नहीं है, तो इसमें से अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद की रचना कौन सी नहीं है, विचित्र विवाह, वैदेही बनवास, चौके चौपदे, चुपदे चौपदे किसकी रचना है, तो ये सारी रचनाएं किसकी हैं, ये अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद की रचना है। और विचित्र विवाह किसकी रचना है, ये है रामचरित उपाध्याय की रचना। वैदेही बनवास जो रचना है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद की, तो ये है उनसे राम सीता से संबंधित है। और प्रिय प्रवास में राधा कृष्ण का वर्णन है उसमें। द्विवेदी युग का वह साहित्यकार जिन्हें कविता कामनीकांत, भारतेंदु प्रज्ञा, साहित्य सुधाकर उपाधियों से विभूषित किया गया था, तो वो कौन थे, तो वो है नाथूराम शर्मा शंकर। निम्नलिखित में से एक मैथिली शरण गुप्त की काव्य रचना नहीं है, तो इसमें मैथिली शरण गुप्त की रचना कौन सी नहीं है। जो मेन कवि हैं उनको तो बहुत ही अच्छे से पढ़ा। आधुनिक काल इतना बड़ा है, देखो रीति काल भी लिमिट है। रीति काल में जो रचनाएं हैं ना बार बार रिपीट होती है, उन्हें भी देखोगे ना तो वे ही आएंगी। आदि काल में भी कुछ रचनाएं हैं उन्हें आसानी से, लेकिन आधुनिक काल में ज़्यादा रचनाएं हैं, उन्हें याद करने में थोड़ा कठिनाई आएगी आगे, ठीक है, क्योंकि बहुत रचनाएं हैं। और अब तो जो करंट वाले जो लेखक हैं उनसे क्वेश्चन ज़्यादा बनते हैं। तो कृषक कृतंत्र किसकी रचना है, ये है गया प्रसाद शुक्ल स्नेही की रचना है। जय भारत, सिद्धराज और हिडम्बा किसकी रचना है, ये मैथिली शरण गुप्त की रचना है। खड़ी बोली हिंदी का आधुनिक कालीन प्रथम महाकाव्य है, तो खड़ी बोली का आधुनिक कालीन प्रथम महाकाव्य है प्रिय प्रवास। और प्रिय प्रवास में राधा कृष्ण का वर्णन है, और राधा कृष्ण का भी मतलब समाज सेविका के रूप में इसमें वर्णन किया गया है। और इसमें कितने सर्ग हैं, 17 सर्ग हैं। 1914 इसका समय है, और आधुनिक काल का मतलब महाकाव्य है ये, खड़ी बोली का हिंदी महाकाव्य है। विख्यात जीवन व्रत हमारा लोकहित एकांत था, आत्मा हमारा देह नश्वर है, यह अटल सिद्धांत था। उपर्युक्त पंक्तियाँ किस कृति में संग्रहित हैं, तो ये भारत भारती में संग्रहित हैं। किसकी रचना है भारत भारती, मैथिली शरण गुप्त की। इसका प्रकाशन वर्ष क्या है, 1912। द्विवेदी युग की कविता है, तो द्विवेदी युग की कविता कैसी है, उपदेशात्मक एवं इतिवृत्तात्मक। इन्होंने क्या है, जो पुराने मतलब कथाएं हैं उनको आधार बना के बहुत रचना की गई हैं द्विवेदी युग में। मैथिली शरण गुप्त ने इतिहास के उपेक्षित नारीपात को निम्नलिखित पुस्तक में प्रतिष्ठित किया। तो जो मैथिली शरण गुप्त ने इतिहास के उपेक्षित नारीपात को इनमें से किसमें प्रतिष्ठित किया, वो है साकेत। साकेत में उर्मिला है जो लक्ष्मण की पत्नी है, जो इनकी मतलब साकेत की मेन नायिका पूछोगे तो उर्मिला है। और इसका समय क्या है, 1931 समय है। और साकेत में कितने सर्ग हैं, 12 सर्ग हैं। रंग में भंग जो रचना है इनकी, वो राजपूतानी आन से संबंधित कथा दे रखी है इसमें। द्विवेदी युग का एक और नाम है, तो द्विवेदी युग का एक और नाम क्या है, जागरण सुधार काल। और पुनर्जागरण किसका हो गया, भारतेंदु युग का। जागरण सुधार काल किसका हो गया, द्विवेदी युग का। और किसने दिया, डॉक्टर नगेंद्र ने नाम लिए दो। द्विवेदी युगीन साहित्य में किस प्रवृत्ति की प्रमुखता नहीं है, तो द्विवेदी युगीन साहित्य में किस प्रवृत्ति की प्रमुखता नहीं है, तो वह काव्यात्मकता नहीं है। गद्यात्मकता, वैचारिकता और इतिवृत्तात्मकता, ये तीनों मतलब द्विवेदी युगीन साहित्य की विशेषता है। राजपूतानी आन की कथा है, तो राजपूतानी आन की कथा किसमें है, रंग में भंग है, जो मतलब किसकी रचना है, मैथिली शरण गुप्त की रचना है। मैथिली शरण गुप्त की सारी रचनाएं अच्छे से देख लेना, ठीक है। अगर पूछें आधुनिक काल का मतलब आधुनिक काल का सूरदास, आधुनिक काल का तुलसीदास, तो आधुनिक काल के तुलसीदास कौन होंगे, मैथिली शरण गुप्त। और आधुनिक काल के सूरदास पूछें तो कौन है, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद।
मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित जयद्रथ वध क्या है? तो मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित जयद्रथ वध क्या है? ये खंड काव्य है। मैथिली शरण गुप्त ने दो तो महाकाव्य लिखे थे, एक तो था उनका साकेत और द्वापर, ये महाकाव्य थे, और 19 खंड काव्य लिखे थे। आगे देखते हैं। दिवस का अफसान समित था, गगन था कुछ लोहित हो चला, तरु शिखा पर थी अब राजती कमलिनी, कुल बल्लभ की प्रभा, काव्य पंक्तियों का संबंध है। तो इन काव्य पंक्तियों का संबंध किससे है? प्रिय प्रवास से है। और इसमें कौन सा छंद है? दुरत विलंबित छंद है, इसमें पूछा गया है। और इसके मतलब अगर पूछें तो ये मतलब जब प्रिय प्रवास की शुरुआत संध्या से होती है, तो ये शुरुआत का ही मतलब दे रखा है इसमें, ठीक है। चिरगांव किस कवि का जन्म स्थान है? तो चिरगांव किस कवि का जन्म स्थान है? तो ये चिरगांव है मैथिली शरण गुप्त का। और मैथिली शरण गुप्त के भाई कौन है? सियाराम शरण गुप्त। और तो इन दोनों का गांव मतलब जन्म स्थान कहाँ का हो गया? चिरगांव, झांसी का। मतलब सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। यहाँ एक तरफ रचना है, एक तरफ रचनाकार है। तो ये है प्रिय प्रवास, हरियोत जी की रचना है। रंग में भंग मैथिली शरण गुप्त की रचना है। मृत्युंजय रायदेवी प्रसाद पूर्ण की रचना है। पथिक रामनरेश त्रिपाठी की रचना है, ठीक है। तो इस तरह से इसमें ऑप्शन हमारा सी सही होगा। रामनरेश त्रिपाठी जी ने एक मतलब वो इनका वो था कविता संग्रह था रामनरेश त्रिपाठी जी का, जो कविता कौमुदी के नाम से है, और वो 8 भागों में है। उसमें लोकगीतों का संग्रह है इनका, रामनरेश त्रिपाठी जी का। और इनकी रचनाएं जैसे तीनों पूछी जाती हैं, जो मतलब मिलन, पथिक, स्वप्न, इस तरह से इनकी रचनाएं हैं। मानसी, मिलन, पथिक और स्वप्न, ठीक है। 3 रचनाएं तो इनकी काल्पनिक है। इनसे मानसी तो इनका खंड का फुटकर कविता को संग्रह है इनका, और मिलन, पथिक और स्वप्न जो है इनकी काल्पनिक खंड काव्य जो है वो है ये, ठीक है। आज के हमारे क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। आगे ऐसे ही अपने आगे के जो क्वेश्चन है अपने कंप्लीट करेंगे। जो अपने अगले क्वेश्चन रह गए हैं आधुनिक काल का, पहले आधुनिक काल के पूरे क्वेश्चन जो PYQ हैं सारे कंप्लीट करेंगे जैसे जैसे हैं, और फिर आगे अपने क्वेश्चन करते चलेंगे। इसमें थोड़ा एक्सप्लेन भी करती चलूँगी जो है, और आगे भी क्वेश्चन हमेशा यही बार बार कहती हूँ कि क्वेश्चन को अच्छे से लगाना, और क्वेश्चन जितने भी मिल जाए उतने ही करना, क्वेश्चन नहीं छोड़ना, ठीक है। क्योंकि क्वेश्चन से ही हमारे सुधार होते हैं, ठीक है। थैंक यू दोस्तों मेरी वीडियो देखने के लिए।